Okay. So we have already completed the three units, that is unit 1, unit 2 and unit 4. So now we will study here unit 3. ठीक है. So unit 3, under the unit 3 the first topic is that is identifying the business opportunity. So business opportunity को identify करने के लिए बहुत सारे steps होते हैं. हम कैसे एक business, कौन सा business हमको start करना है या कौन सा business हम start करना चाहते हैं, उससे related जो भी idea है उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कुछ steps follow करने पड़ते हैं, and that is known as identifying the business opportunities. So आपका क्या होता है, एंटरप्रेन्योर को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए. ठीक है. एंड वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर करता है, मैगजीन पढ़ता है, इंटरनेट में सर्च करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वहाँ से भी डेटा मिलता है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं. ठीक है. गवर्नमेंट भी बहुत सारा जो है न्यूज़ रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं. आपका फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो कौन सा बिजनेस रन कर रहे हैं, उसमें क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस हो रहा है. ठीक है. ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती हैं. फिर क्या करता है एक एंटरप्रेन्योर, जितने भी इंफॉर्मेशन मिले हैं वो सारे इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करता है, and उसको क्या करता है स्किलफुली, क्या करते हैं, चेक करता है सारे इन्फॉर्मेशन को, क्या करता है, व्हाट वी कैन से अदर वर्ड, एनालाइज करता है. ठीक है. एनालाइज करता है अकॉर्डिंग टू हिज स्किल्स एंड हिज फोरसाइट, एंड देन फाइनली वो क्या करता है, कम्स टू अ फिजिबल सॉल्यूशन कि मैं कौन सा पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ. ठीक है. सो दैट ये जो सारे प्रोसेस थे, ये सारे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग आइडेंटिफाइंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. ठीक है. सो एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर इज एन अपॉर्चुनिटी सीकर. ठीक है. कोई अपॉर्चुनिटी है हमारे मार्केट में, तभी तो एक एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर बना है ना. मीन्स देयर इज अ gap between what the demand of the customer and what is the supply to the customer. ठीक है. कि कस्टमर को क्या चीज़ सप्लाई हो रही है एंड क्या चीज़ों की एक्चुअली कस्टमर को डिमांड है, इन दोनों के बीच जो गैप होता है, दैट गैप इज नोन एज एन अपॉर्चुनिटी. एंड उसी अपॉर्चुनिटी को जो सीख करता है या फाइंड आउट कर लेता है उस पर बिजनेस ओपन करता है, दैट पर्सन इज नोन एज एन एंटरप्रेन्योर. ठीक है. सो एंड पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर के लिए फर्स्ट टास्क क्या होता है कि वो आइडेंटिफाई करेगा, एक्सप्लोर करेगा, एंड देन सेलेक्ट करेगा एन अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी. ठीक है. सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट करने के लिए वो क्या करेगा, सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा जो मैंने अभी सोर्सेज बताए. फिर उसको क्या करेगा, एनालाइज करेगा, एंड देन फाइनली आइडेंटिफाई करेगा कि हमारा कौन सा बिजनेस अच्छा चल सकता है या नहीं चल सकता है. ठीक है. सो ये सारे प्रोसेसेस हैं. नाउ द अपॉर्चुनिटीज कैन बी डिफाइंड एज एन अट्रैक्टिव. अपॉर्चुनिटी कैसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, एन एक्सीलेंट प्रोजेक्ट आइडिया होना चाहिए विच एन एंटरप्रेन्योर सर्च फॉर, जो एंटरप्रेन्योर जिसके लिए सर्च कर रहा था, एंड एक्सेप्ट दिस एज अ बेसिस फॉर हिज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. एंड उसको वो एक्सेप्ट करेगा एंड उस पर क्या करेगा, वो अपना बिजनेस में जो बिजनेस ने सेलेक्ट किया उसके ऊपर क्या करेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा. सो गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू गुड बिजनेस और अ फिजिबल प्रोजेक्ट. ठीक है. एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या जो आइडिया है वो फाइनली क्या होता है, कन्वर्ट होता है एक अच्छे बिजनेस में, या फिर व्हाट वी कैन से एक अच्छा फिजिबल प्रोजेक्ट में. ठीक है. सो देर आर द फ्यू स्टेप्स, फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो. देर आर द टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड बिजनेस. क्या क्या है गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी. फर्स्ट वन, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी होनी क्या चाहिए, गुड होनी चाहिए एंड वाइड मार्केट स्कोप, अच्छी होनी चाहिए, एंड आपका जो मार्केट है, ठीक है, उसको क्या आना चाहिए, वाइड एरिया में कवर करना चाहिए. दैट इज देयर इज अ गैप बिटवीन द प्रेजेंट एंड अ लाइकली डिमांड एंड सप्लाई. जो मैंने पहले ही बताया कि जो हमारा प्रेजेंट जो डिमांड है एंड जो हमारा सप्लाई है, इन दोनों के बीच जो गैप होता है, इसी गैप को फाइंड आउट करना ही एक एंटरप्रेन्योर का काम है. एंड वो जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, दैट शुड बी गुड एंड शुड बी ऑफ वाइड मार्केट स्कोप. Now, what the second characteristic? Second characteristics is that it should be an attractive, acceptable, and reliable return on investment. तीन चीजें होनी चाहिए. अट्रैक्टिव होना चाहिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सेकेंड वन एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें. ठीक है. एंड द थर्ड वन रिलायबल होना चाहिए कि हम उसमें क्या मिले, हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले. ठीक है. सो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नीड्स टू बी एनालाइज्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन के लिए क्या वो मैनेजेबल है, कमर्शियली वाइबल है, मैनेजरियल मैनेज करने का क्या है पोटेंशियल, प्रोस्पेक्टिव डिमांड एंड सप्लाई कितना है. ठीक है. एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैम टेक्निकल वायबिलिटी कितनी है. सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडिया. जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का आइडिया है उसको हम लोग फाइनली कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसका जो है स्टेप्स है. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप इज द प्रीलिमिनरी इवेल्युएशन. ठीक है. सो फर्स्ट जो स्टेप होता है उसमें एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एंटरप्रेन्योर जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को क्या करता है, रियलाइज करता है और व्हाट वी कैन से एनालाइज करता है ऑन वेरियस स्पेसिफिक फैक्टर्स. ठीक है. जैसे आपका कि क्या वो कंपैटिबल है विद द अपॉर्चुनिटी, जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी है क्या उसके साथ कंपैटिबल है, क्या प्रमोटर्स उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, फंड्स लगाएंगे या नहीं, क्या जो हमने बिजनेस आइडिया सेलेक्ट कर रहे हैं क्या वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से है या नहीं.
ठीक है, गवर्नमेंट के लॉज होते हैं ना कि कौन सा बिजनेस कौन से एरिया में लगाना है, नहीं लगाना है, कितना डिमांड का होना चाहिए, कितना सप्लाई होना चाहिए, मार्केट में प्राइस कैसा होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है। एंड ऑल्सो जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं आइडिया क्या है, उसके लिए हमको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो इजीली अवेलेबल है हमारे जिस एरिया में हम बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं वहाँ। क्या साइज ऑफ पोटेंशियल मार्केट है, मार्केट बड़ा है या छोटा है, क्या हम जैसे हम ऐसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो अर्बन एरिया की डिमांड के लिए है, अर्बन एरिया की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए है। ठीक है, बट हम उसको कहाँ लगा दे रहे हैं, रूरल एरिया में, एंड वो लेट से 100 किलोमीटर अवे है फ्रॉम द अर्बन एरिया। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम उसको लगा सकें रूरल एरिया में? नहीं, कोई फायदा नहीं, बिकॉज इससे ज्यादा कॉस्ट तो ट्रांसपोर्टेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो हमको पोटेंशियल मार्केट भी देखना है कि कहाँ मार्केट है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगा, एंड व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, या फिर आपके बिजनेस में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। सबसे पहले ये सारी चीजों को करते हैं, दैट कम्स अंडर द प्रीलिमिनरी इवेल्युएशन। नाउ कम्स टू द सेकंड, दैट इज सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, सो अंडर दिस हम लोग वी विल आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमको बनाना है फाइनली हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम फ्यू पॉइंट्स नोट करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स, कि व्हाट आर द पोटेंशियल डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज, क्या एस्टिमेटेड वॉल्यूम है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ डिमांड। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज पोटेंशियल डिमांड कितना है, सेकंड वन इज क्या कितने कितने क्वांटिटी में डिमांड है, 5 क्वांटिटी में डिमांड है, 10 क्वांटिटी में, 100 क्वांटिटी में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे क्या स्कोप है उस पर्टिकुलर जो फ्यूचर डिमांड है उसका। ठीक है, कि फ्यूचर में क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा, या सिर्फ थोड़े समय के लिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है, पावर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वाटर से रिलेटेड इंडस्ट्री है, कौन से टाइप की इंडस्ट्री है। ठीक है, करंट स्टेटस ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या कर सकते हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कितने लेबर की रिक्वायरमेंट है, कैसे टाइप के लेबर की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज को क्या हम फॉलो कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको क्या हम कंसिडर कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कितना होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेल से। ठीक है, एंड ऑल्सो अब लोकेशन एडवांटेज क्या है कि कौन से लोकेशन में हम उस प्रोडक्शन शेड्यूल को स्टार्ट करेंगे। सो ये आते हैं आपके सेकेंड पॉइंट में, दैट इज सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। नाउ कम्स टू द थर्ड, दैट इज कंडक्शन ऑफ मार्केट सर्वे। सो मार्केट सर्वे कंडक्ट करने के लिए हमको दो तीन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। फर्स्ट वन कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसी है। ठीक है, सो रॉ मटेरियल के क्या होते हैं, सिंगल सप्लायर नहीं होते, बहुत सारे सप्लायर होते हैं। ठीक है, सप्लायर क्या होते हैं, बहुत सारे सप्लायर होते हैं। तो हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा लीडिंग सप्लायर है उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का, क्या प्राइस पॉलिसी लगाते हैं, बहुत सारे जो डिफरेंट 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 सप्लायर्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, वो क्या क्या प्राइस पॉलिसी लगाते हैं, क्या हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, एंड हम किसी के साथ किसी सप्लायर को फिक्स कर सकते हैं, या फिर हमको दो तीन सप्लायर की रिक्वायरमेंट है, क्या हम एक सप्लायर फिक्स कर लें या फिर दो तीन सप्लायर को हम लोग रखें। ठीक है, ये भी फाइंड आउट करना है हमको। स्टडी आउटसाइड सोर्सेज क्या है, क्या हम लोकली उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर सकते हैं, या हमको आउटसाइड सोर्स की जरूरत है, क्या हमको रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी, इन्वेंट्री कैसी बनानी पड़ेगी, सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब नाउ कम्स टू द सेकंड। ठीक है, अभी हम जो पढ़ रहे थे मार्केट सर्वे में, मार्केट सर्वे में हमने फर्स्ट वन क्या पढ़ा, मार्केट सर्वे के अंदर फर्स्ट वन है आपका रॉ मटेरियल। ठीक है, आरएम लिख रही हूँ। सेकंड पॉइंट में आपको इक्विपमेंट्स देखने हैं। ठीक है, अब रॉ मटेरियल सेलेक्ट हो गया तो हमको इक्विपमेंट चाहिए उनको उस रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में फाइनल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फाइंड आउट करेंगे कि हमको कौन कौन से टाइप की मशीनरीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्या वो मशीनरीज महंगी आती हैं, सस्ती आती हैं, किस टाइप की मशीनरी, कॉस्टली मशीनरी तो नहीं है, क्या प्राइस स्ट्रक्चर है उनका, कौन से ब्रांड की कंपनियां कैसे कैसे मशीनरीज बनाती हैं, एंड कौन सी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, उनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कैसा कॉस्ट लगता है, गारंटी एंड वारंटी है या नहीं मशीन्स में, टेक्निकल एंड स्किल्ड स्टाफ की रिक्वायरमेंट है या नहीं, किस टाइप के स्टाफ को हमको रिक्रूट करना है, एंड मशीन्स एंड डिलीवरी शेड्यूल्स कैसे होंगे, किस हिसाब से मशीन चलेगा, कितना प्रोडक्शन होगा तो किस हिसाब से डिलीवरी चलेगा। ठीक है, ऐसे जो चीजें हैं ये आएगा आपका इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी में। नाउ कम्स टू द थर्ड, दैट इज सी पार्ट। सी में हम लोग क्या करेंगे, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखेंगे। अभी क्या है, हमारा रॉ मटेरियल था, इक्विपमेंट से गुड्स मैन्युफैक्चर हो गया। नाउ थर्ड वन में मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे बेस्ट चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट प्रोडक्ट जो हमने मैन्युफैक्चर किया है। एंड ऑल्सो हम प्रोडक्ट का क्या करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, उनका प्रमोशन करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे, सेल्स प्रमोशन भी करेंगे। नाउ यहाँ पे हम प्रोडक्ट की पोजीशनिंग भी चेक करेंगे कि हम इस प्रोडक्ट को पोजीशन है, कहाँ पे इनकी डिमांड है, कहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है सेल हो सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो अदर बिजनेस टर्म्स हैं आपके, कमीशन है, स्टॉक है, वेयर हाउस फैसिलिटी है, ये सब कहाँ कहाँ सेटअप करें। नाउ ना अब नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट स्टेप दैट इज फोर्थ आएगा, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर, सीबी लिख रही हूँ मैं।
सो कंज्यूमर बिहेवियर में हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे बायर्स को टू बाय दिस प्रोडक्ट। ठीक है, हमको मोटिवेट करेंगे कि इनमें कुछ नए फीचर्स हैं आपके प्रीवियस प्रोडक्ट से, या फिर कुछ नए प्रोडक्ट हैं जिनको आप यूज करेंगे तो आपकी लाइफ और ईजी हो जाएगी, ऐसे मोटिवेट करेंगे। जो बायर्स हैं उनका जो परचेसिंग पावर है उनको एनालाइज करेंगे, क्या वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, क्या हमारा प्रोडक्ट कॉस्टली तो नहीं हो रहा है हमारे कॉमन पीपल के लिए। ठीक है, कंजम्पशन पैटर्न कैसा है आपके जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या उस टाइप के प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं मार्केट में। ठीक है, उनका कंजम्पशन किस हिसाब से हो रहा है, फ्रिक्वेंसी क्या है कंजम्पशन की, क्या वो डेली कंज्यूम होता है, वीकली कंज्यूम होता है, मंथली कंज्यूम होता है, या किसके हिसाब से बाय करते हैं कंज्यूमर्स, डेली खरीदते हैं उनको या फिर मंथली बेसिस पे खरीदते हैं या फिर ईयरली बेसिस पे खरीदते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस क्या है कि क्या वो आपका प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, सर्विस प्रोवाइड करता है, इकोनॉमी में क्या बहुत दिनों तक रहता है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो लाइक टीवी, फ्रिज, एसी, ये सब खरीदोगे तो क्या होगा, आप आराम से मान के चलो कि 5 to 10 ईयर्स तक आपका चल जाएगा, तो ये क्या है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है। बट इफ इट इन केस ऑफ लाइक योर बिस्किट, मिक्सचर, सोप, डिटर्जेंट, तो ये क्या है, आपके एफएमसीजी गुड है। ठीक है, तो ये जो है जल्दी मार्केट में बिक जाते हैं। ठीक है, सो ये सब चीज़ों को हमको ध्यान देना है। ठीक है, सो ये आ गया थर्ड। फोर्थ में हमको क्या करना है, कलेक्शन ऑफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रपोज्ड वेंचर। तो जो मैंने पहले बताया कि हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम सारा डेटा इन्फॉर्मेशन जो है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड इकट्ठा करते हैं। तो वो सब हम कहाँ से इकट्ठा करते हैं, हम किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, कोई मेंटर होगा या किसी ने ऑलरेडी बिजनेस चलाया है उनसे, हमारे जो पोटेंशियल जो प्रोडक्ट हैं उनके जो है सप्लायर से, रॉ मटेरियल से, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, एंड कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन या रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे अबाउट द प्रपोज्ड वेंचर कि क्या हमारा जो है वेंचर है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं था प्रीवियस वेंचर में। फिर नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज सक्सीडिंग इन द मार्केट। तो फिफ्थ जो फाइनल स्टेप में इसमें कि हम क्या करते हैं, फाइनली हमारा जो है बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड वी विल स्टार्ट अर्निंग द मनी एंड गेन द प्रॉफिट बाय सेलिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ठीक है, प्रोडक्ट तो बनाया उस कस्टमर को सर्व करेंगे या सेल करेंगे। ठीक है, सो अंडर दिस क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि क्या पीपल सेटिस्फाइड है आपके प्रोडक्ट से, क्या पीपल आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, सेटिस्फाइड है, नहीं सेटिस्फाइड है, आपका जो प्रोडक्ट का डिजाइन है वो कितना सेटिस्फाइंग है कस्टमर के लिए, क्या कस्टमर जो है अच्छा फील करते हैं आपके प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, नहीं कि करने के बाद यस और नो, क्या वो कुछ नया प्रोडक्ट या कुछ नए फीचर्स ऐड करवाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट में। ठीक है, कांस्टेंट फीडबैक हमको लेते रहना चाहिए हमको दोनों से, दैट इज जो आपके कस्टमर है उनसे भी, कहा गया कस्टमर है उनसे भी, एंड ऑल्सो जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनसे भी। ठीक है, सो ये होता है आपका सिस्टमेटिक जो मार्केट रिसर्च होता है वो यहाँ पे कंडक्ट होता है। ठीक है, सो ये आपका आता है फिफ्थ स्टेप में। सो दिस आर द 5 स्टेप्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। समझ में आया अभी तक, अंडरस्टूड? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं बिकॉज एज यू नो सिलेबस कंप्लीशन करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, सो एज यू ऑल नो कि बिजनेस को प्लान करने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ता है, बिजनेस को प्लान करना पड़ता है कि क्या चीज़ें हमको कैसे मैनेज करनी है। सो क्या होता है, बिजनेस में बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है बिकॉज ऑफ एज यू नो कि बिजनेस क्या है, एक नया वेंचर है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है कि वो सक्सेस मिलेगा या हमको फेलियर मिलेगा। सो देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू प्लान द बिजनेस बिफोर वेंचरिंग इनटू इट। तो हमको क्या करना है, किसी भी चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले प्लान करना है। जैसे मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट के क्या होते हैं फंक्शंस में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, ये सारे स्टेप्स है। इन द सेम वे आपको बिजनेस में भी सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्लानिंग। सो आपको कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना है। ठीक है, इन ऑर्डर टू जज द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट कि आपने जितना कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट किया उसके बेसिस पे आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है या फिर रिटर्न कितना मिल रहा है, दैट इज नोन एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, सो बिजनेस विल इन्वॉल्व द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जैसे आपका मैन, मशीन, मटेरियल, मनी। ठीक है, सो ये सारे रिसोर्सेज हैं एंड उनको क्या करना है, अप्रेजल, दिस आर द मेथड्स ऑफ अप्रेजिंग द प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस के लिए कुछ एनालिसिस करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड मैनेजरियल एनालिसिस। सो लेट अस सी दिस एनालिसिस वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज योर इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, सो एज यू नो द टर्म इकोनॉमिक मीन्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम,
ठीक है, जिनमें हम फंड्स लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो उनका एनालिसिस करना है। तो किन में हम फंड्स और पैसे लगाते हैं? रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल या व्हाट वी कैन से प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एंटिसिपेटेड सेल्स कितना हमारा एंटिसिपेट होगा, एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस कितना होगा, एंड प्रोबेबल प्रॉफिट कितना होगा। देखो ये सारे टर्म्स कितने रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, कि हमको रॉ मटेरियल कितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कितना का हमको स्टॉक पाइल करना है, कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हम लोग, कि 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं एक सिंगल टाइम में, या फिर 1000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंटिसिपेटेड सेल्स के हम कितना हमारा फ्यूचर में सेल होगा उसको एंटिसिपेट करना, मीन्स फ्यूचर में सेल को फोरकास्ट करना। एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस की कितना एक्सपेंसेस या खर्चा होगा, एंड प्रोबेबल प्रॉफिट कितना होगा, ये सबको क्या करते हैं हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एंड दिस विल गिव अ क्लियर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सो आपका ये सारा जो चीज कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या मिलता है, क्लियर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मिलता है। एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट विल गवर्न द अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक सेल्स, परचेज एंड अदर एक्सपेंसेस। एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑल्सो नीड टू बी क्लियरली स्पेल्ड आउट एट अ वेरी इनिशियल स्टेज, कि हमको पता होना चाहिए ना कि हम जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनका डिमांड कितना है मार्केट में, कस्टमर्स क्या उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। इसीलिए तो हम लोग पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस आइडिया को, है ना, जो पहला टॉपिक हमने रीड किया। Now second one is financial analysis. So financial analysis में we will properly assess the fixed capital as well as the working capital requirement, ठीक है। So fixed capital क्या क्या होता है आपके, land, building, plan, machineries, these are the fixed capital, and all aspect of the cost such as remodeling, repair, maintenance and additional requirements has to be taken under this your fixed capital। आपको तो पता है फाइनेंस में, you already studied। नाउ वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मींस जो हमारे करंट एक्सपेंडिचर है, मींस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। सो ये आता है आपका वर्किंग कैपिटल में। तो वर्किंग कैपिटल का खर्चा कितना ये भी देखेंगे। एंड वर्किंग कैपिटल्स आर दोस एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड और विद इन अ वीक, व्हाट वी कैन से, लाइक हम उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं या कैश में ही रहते हैं जनरली, जिनको हम डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करते हैं। Now comes to the third one, that is market analysis. So market analysis में what we will do, we will generally have the fairly or a good idea of market for the product, कि हमारे जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनका मार्केट में सेल्स कितना है, या सेल होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों को समझना क्या होता है हमारा मार्केट एनालिसिस में आता है। इसमें हम मार्केटिंग रिसर्च को भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ही मीन्स हियर एंटरप्रेन्योर विल हैव टू एंटिसिपेट दैट हु इज लाइकली टू बी हिज बायर, ठीक है। जो प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योर ने मैन्युफैक्चर किया है कौन उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, ठीक है, कि यंग पीपल खरीदेंगे, ओल्ड एज पीपल खरीदेंगे, मैरिड पीपल खरीदेंगे, या फिर व्हाट वी कैन से बैचलर पीपल खरीदेंगे, या फिर छोटे बच्चे हैं जो हमारा व्हाट वी कैन से 0 to 5 years के हैं या 5 to 12 years के हैं, किस टाइप के बच्चों को हमने टारगेट करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाया है। एंड and in which area his product is most likely to be sold, कौन से एरिया में सोल्ड होगा, अर्बन एरिया के लिए बनाया गया है, रूरल एरिया के लिए बनाया गया है, या सेमी अर्बन एरिया के लिए बनाया गया है, कौन से टाइप के पीपल इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे एंड कौन उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, ठीक है। सो इट इज नेसेसरी टू नो द कंजम्पशन पैटर्न एज वेल। कंजम्पशन पैटर्न मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग, ठीक है, कि क्या वो मंथली बाय करता है, वीकली बाय करता है, डेली बाय करता है, एनुअली बाय करता है, क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है, किस हिसाब से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करता है, ये भी हमको फाइंड आउट करना है, सो दैट वी विल गेट टू नो द ऑप्टिमम प्रॉफिट कितना हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो टू फाइंड आउट द एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट कॉमनली यूज मेथड, दो मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज ओपिनियन पोलिंग मेथड। सो ओपिनियन पोलिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं ओपिनियन ऑफ अल्टीमेट कस्टमर, ठीक है। अल्टीमेट कस्टमर जो होते हैं, हम अल्टीमेट मीन्स जो एंड यूजर होता है या एंड कस्टमर होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, ओपिनियन लेते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज ओपिनियन पोलिंग मेथड। सो अंडर दिस क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारा मेथड लगाते हैं, जैसे कंप्लीट इन्यूमरेशन सर्वे, ठीक है, सैंपल सर्वे भी कर सकते हैं, सेल्स एक्सपीरियंस मेथड होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल ओपिनियन सर्वे में हम लोग एक क्वेश्चनर डिजाइन कर सकते हैं एंड उनको क्या कर सकते हैं, कस्टमर को दे सकते हैं कि वो कस्टमर उसको फिल कर दे। अदर वे है कि अगर वो कस्टमर आपके स्टोर में विजिट करता है, ठीक है, तो भी आप क्वेश्चनर दे सकते हो, ठीक है। एंड आइदर आप उनसे थोड़ा इंटरव्यू कर सकते हो, ठीक है, उनसे 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने कस्टमर से, ठीक है, या कंज्यूमर से, कि क्या आपको प्रोडक्ट बेटर लगा या नहीं लगा, ये जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं रिगार्डिंग टू योर ओपिनियन सर्वे या ओपिनियन पोलिंग। नेक्स्ट इज हमारा लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन एनालिसिस। सो लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसा होता है, कैसा होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इट इज लाइक this, ना, this is your introduction,
growth, this is maturity, and this is decline. ठीक है, ऐसे इन जनरल तो 4 स्टेप्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन, दैट इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, PLC. सो आपके जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उन डिफरेंट स्टेजेस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, दैट इज नोन एज अ लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन एनालिसिस. सो इंट्रोडक्शन स्टेज में वी कैन डू द मार्केट एनालिसिस. ठीक है, ये हमारा मार्केट में जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है उसका सेल्स कैसा है. नाउ अब प्रोडक्ट का ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया है, प्रोडक्ट जो है मार्केट में बहुत सारे कस्टमर्स खरीदने लग गए हैं. तो एट ग्रोथ स्टेज में यू कैन डू द मार्केट एनालिसिस और मार्केट रिसर्च. ठीक है, फिर मैच्योरिटी का जब स्टेज आता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल और मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स विल बाय योर प्रोडक्ट और दे आर बाइंग द प्रोडक्ट. सो इस स्टेज में भी आप सर्वे कर सकते हो एंड उससे जो भी आपको डेटा रिपोर्ट मिलती है वो निकाल सकते हैं. फिर डिक्लाइनिंग स्टेज में यू कैन ऑल्सो डू द मार्केट रिसर्च. एंड इस फेज में करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रोडक्ट की सेल्स क्यों डिक्लाइन हो रही है. ठीक है, अगर आप ये नहीं करोगे और आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव नहीं करोगे, देन योर कॉम्पिटिटर, देन इट गोज टू पूरा डिक्लाइन होकर चला जाएगा. ठीक है, पूरा आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें मिक्स हो जाएगा. इफ यू आर डूइंग द प्रॉपर एनालिसिस, देन यहाँ से क्या कर सकता है, आपका प्रोडक्ट फिर से ग्रोथ एंड फिर से मैच्योरिटी की तरफ जा सकता है. ठीक है, ऐसा हो सकता है आपका ग्राफ, प्रोडक्ट का, PLC का ग्राफ. अगर आप नहीं करोगे तो डिक्लाइन हो जाएगा, अगर आप करोगे तो यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट में कुछ इन्हेंसमेंट करोगे और ये ऐसा चला जाएगा. सो हैव यू अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? हाँ बोलो, समझ में आ रहा है? सो रहे हो सारे के सारे? नो मैम, क्लियर है मैम. समझ में आ रहा है ना. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस. सो टेक्निकल एनालिसिस मींस कि हमारा जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है वो कितना टेक्निकली वायबल है या टेक्निकल नॉर्म्स के हिसाब से है. ठीक है, सो दैट इज द टेक्निकल एनालिसिस. तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड साइट, देखो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के बेसिस पे देखेंगे ना कि जितना टेक्निकल होगा उतना क्या हमको लैंड या उतना साइट अवेलेबल है या नहीं. कितना टेक्नोलॉजी है उसके बेसिस से हमको क्या क्या इनपुट की रिक्वायरमेंट है, वाटर कितना है, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विस फैसिलिटीज कितनी रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी के साथ, रिपेयर शॉप चाहिए, वर्कशॉप चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटीज चाहिए, कोपिंग विद द एंटी पोल्यूशन लॉज. ठीक है, एंटी पोल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स या एयर को चेक करने के लिए चीजें लगा सकते हैं हमें अपने इंडस्ट्री के अंदर. एंड देन हमारा जो एयर अगर पॉल्यूटेड एयर है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, सो एंटी पोल्यूशन लॉज को कंप्लाई करना है. अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स, तो स्किल्ड जैसे आईटी इंडस्ट्री तो स्किल्ड वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आईटी इंडस्ट्री कहाँ लगेगी, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, लाइक दिस एरियाज. ठीक है, एंड नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर टेक्निकल फील्ड है, टेक्निकल एनालिसिस करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल टेक्निकली कितना अवेलेबल है, हम उसको कितना वायबली यूज कर सकते हैं. ठीक है, कितना क्वांटिटी में अवेलेबल है, कितनी क्वालिटी में अवेलेबल है, कितना हमको उसको टेक्निकल वायबिलिटी के हिसाब से यूज कर सकते हैं, ये आता है आपका सबका टेक्निकल एनालिसिस में. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस. ठीक है, सो मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस मीन्स एबिलिटी ऑफ अ मैनेजमेंट टू कन्वर्ट अ सिक बिजनेस इनटू अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. ठीक है, मैनेजमेंट का काम ही क्या होता है कि वो ऐसा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो सीख था, उसको हम एक अच्छा वायबल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सकें. ठीक है, सो द मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस एंड एबिलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस. दैट इज एब्सेंस ऑफ अ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस प्रोजेक्ट कॉम्पिटेंस प्रोजेक्ट विल विच आर अदरवाइज वाइबल विल फेल. ठीक है, अगर आपका एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट है या प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तो आपका जो प्रोजेक्ट क्या होता है वो फेल हो जाता है. समटाइम्स इवन अ पुअरली डिवाइस प्रोजेक्ट बिकम सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस. वही मैंने बताया कि सिक इंडस्ट्री होती है, वो समटाइम्स मैनेजमेंट अगर अच्छा होता है तो आपका क्या होता है, बिजनेस जो है अच्छा हो जाता है. और अगर सिक यूनिट है, ठीक है, researchers have shown that the most of the Sikh units have become so because of the lack of managerial skill. So as you know, Air India का केस, एयर इंडिया पता है, एयरलाइंस, इंडिया की खुद की एयरलाइंस है, गवर्नमेंट ओन्ड PSU है. सो यहाँ क्या है, मैनेजमेंट इसका बहुत खराब था. सो बिकॉज ऑफ मिस मैनेजमेंट क्या हुआ है, आपका जो एयर इंडिया है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया. अब इसका कोई वर्थ नहीं है, अब इसको गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, बट इसको बाय करने के लिए कोई बायर अवेलेबल नहीं है. ठीक है, सो दिस इज द केस एंड दिस इज मोर सो इन द केस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विच इज यूजुअली द वन ओन मैन. ठीक है, हम यहाँ तो जनरली स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए पढ़ रहे हैं, बट दिस इज फॉर द एग्जाम्पल. यू कैन कोट कि मैनेजमेंट का कॉम्पिटेंस अगर बेटर नहीं होता है तो आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी फेल हो जाती है, उस केस में यू कैन कोट द एग्जाम्पल ऑफ एयर इंडिया.
सो इट बिकम्स अ जैक फॉर ऑल द ट्रेड्स एंड मास्टर्स इन नन। ठीक है, वन मैन शो होता है, तो एक ही मैन को सारा जो इंडस्ट्री है उसको सेटअप करना है, मैनेज करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैनेजमेंट वहाँ का बेटर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया अभी तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. शुड वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक? ये छोटा सा टॉपिक है, ये रीड कर लेते हैं, देन सो द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज डिफाइनिंग द बिजनेस आइडिया। ठीक है, इसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो जो मैंने अभी बताया था आपको वही सारी चीजें, दैट इज पोटेंशियल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, एक्सेस एंड एस्टिमेट द पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया था एक टॉपिक, कौन से टॉपिक में पढ़ाया था? अंडर दिस, हाँ यहाँ पे ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसे करना है। ठीक है, सो इन सारी चीजों में जो हमने पढ़ा था उनको ही हम यहाँ पे एक दूसरे टॉपिक के अंदर रीड करने वाले हैं, दैट इज डिफाइनिंग द बिजनेस आइडिया फॉर प्रोडक्ट। पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बिजनेस आइडिया कैसा होगा, दैट इज पोटेंशियल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट है या नहीं आपके मार्केट में, एक्सेस एंड एस्टिमेट अबाउट द पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स की सेम टाइप का प्रोडक्ट और कितने लोग बनाते हैं मार्केट में, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कैसी चाहिए हमको उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, पावर, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, करंट स्टेटस ऑफ टेक्नोलॉजी क्या चाहिए हमको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक डेवलपमेंट कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड जो हमारा लेबर रिक्वायरमेंट है वो कैसा चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशंस एंड कंट्रोल कैसा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द प्रोडक्ट, लोकेशनल एडवांटेजेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एंसिलरी यूनिट्स और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये सारे फैक्टर्स को हम लोग ध्यान में रख के क्या करते हैं, हम लोग फाइनली एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं कि हम लोग फाइनली हम अपने बिजनेस आइडिया के अंदर एक पर्टिकुलर दिस प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं। ठीक है, so this is the topic, and now second one, that is defining the business idea for location। ठीक है, सो फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच विल इन्फ्लुएंस द मोबिलिटी और अ लोकेशन। ठीक है, सेम टॉपिक है, नथिंग एल्स, यहाँ पे मोबिलिटी लिखा है, मतलब होता है लोकेशन ही होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एजुकेशन। ठीक है, सो पीपल के पास कितना एजुकेशन है रिलेटेड टू द लोकेशन की, कौन से लोकेशन में कौन सा इंडस्ट्री सेटअप हो सकता है। जैसे अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इट विल बी सेटअप इन द महाराष्ट्र, गुजरात, इनिशियल टाइम फ्रेम, अब तो बहुत सारे जगह में सेटअप हो गया है। एंड इफ इट इज अ जूट इंडस्ट्री देन दिस विल बी सेटअप नियर कोलकाता, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, असम। ठीक है, एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस कि आपका प्रीवियसली कोई ऐसा एम्प्लॉयर या ऑन्टरप्रीनियर तो नहीं है जिसके पास एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर लोकेशन में बिजनेस करने का या फिर पर्टिकुलर साइट में बिजनेस करने का। ठीक है, नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है या नहीं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेट फैसिलिटी है या नहीं, रोड्स, रेलवेज ये सब प्रॉपर है या नहीं, वाटर, पावर। ठीक है, पावर ये सब अवेलेबल है या नहीं, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं उन उन जगह की। ठीक है, जहाँ पे आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल ऑफ टाटा नैनो। टाटा नैनो की इंडस्ट्री सबसे पहले कहाँ सेटअप हुई थी? एनीवन हैव आइडिया? टाटा नैनो की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सबसे पहले कहाँ सेटअप हुई थी, बताओ? किसी को भी नहीं मालूम? इफ यू नो देन टेल मी, एंड डोंट नो तो प्लीज टेल दैट मैम वी डोंट नो। Ma'am, don't know, ma'am. डोंट नो? सो टाटा नैनो की इंडस्ट्री सबसे पहले वेस्ट बंगाल में सेटअप की गई थी। ठीक है, सो बट बिकॉज ऑफ कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो गया, पॉलिटिकल कंडीशन है, कुछ नेता सपोर्ट नहीं किया, कुछ जो भी प्रॉब्लम था, वहाँ की चीफ मिनिस्टर जो थी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, ममता बनर्जी थी, तो क्या हुआ कि पूरा टाटा का जो प्लांट सेटअप हुआ था वेस्ट बंगाल में उसको शिफ्ट किया गया गुजरात में। ठीक है, इसका एक डॉक्यूमेंट्री है जो हिस्ट्री टीवी या कुछ ऐसी कुछ चैनल्स होते हैं ना हमारे, डिस्कवरी हिस्ट्री, यहाँ आया हुआ था। ठीक है, तो अगर ये अगर यूट्यूब में अवेलेबल होगा तो सर्च करके इसको देखिएगा कि टाटा नैनो का जो प्लांट है वो पूरा जो है वेस्ट बंगाल से शिफ्ट हुआ था गुजरात में। ठीक है, वो पूरा अच्छे से बताया गया कि किसी भी लॉस के बगैर कैसे वेस्ट बंगाल के में जो सेटअप किया गया था प्लांट उसको कैसे गुजरात में शिफ्ट किया गया। ये बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। ठीक है, देखेंगे सब लोग? यस और नो बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज साइज ऑफ एंटरप्राइज की आपका एंटरप्राइज किस टाइप का है। ठीक है, स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, आपका और जो मैंने टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज पढ़ाया हुआ था कि ड्रोन है, इमिटेशन है, ठीक है, और क्या क्या पढ़ाया था मैंने, इनोवेटिव है, पढ़ाया था या नहीं?
ठीक है, ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज इंटर जनरेशन मूवमेंट कि कौन से जनरेशन के लिए हम लोग पर्टिकुलर जो है लोकेशन बना रहे हैं, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मूवमेंट हो रहा है या इंट्रा जनरेशन सेम जनरेशन में ही मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेम टॉपिक है, दैट इज डिफाइनिंग द बिजनेस आइडिया फॉर ओनरशिप, कि किस टाइप का ओनरशिप होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे टॉपिक थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है, बट द टॉपिक इज सेम, दैट इज डिफाइनिंग द बिजनेस आइडिया रिलेटेड टू ओनरशिप और सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। तो किस किस फॉर्म का ओनरशिप हो सकता है? प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, आपका पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है, कंपनी हो सकती है, एक पूरा कंपनी सेटअप कर लो, पब्लिक प्राइवेट कंपनी जैसा भी आपको सेटअप करना है। ठीक है, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? लेट मी राइट, प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है या फिर प्राइवेट कंपनी हो सकती है, एंड व्हाट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, और कौन सा बिजनेस हो सकता है? अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है। ठीक है, सो इट डिपेंड करता है कि क्या क्या चीज़ों को क्या 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 फैक्टर्स है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमारा किस टाइप का ओनरशिप होगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है कि क्या ये वाइड स्केल में बिजनेस होता है या स्मॉल स्केल में बिजनेस होता है। ठीक है, जैसे अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ ओनरशिप किस टाइप का होगा, कि क्या आपके बिजनेस में बहुत बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, क्या लार्ज स्केल बिजनेस है, तो लार्ज स्केल है तो आप कहाँ जाओगे? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। इफ इट इज अ स्मॉल स्केल तो इट मे बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर कुछ लोग इकट्ठा होके अगर 5-10 पीपल्स जो हैं अगर खुद से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, तो वो बन जाता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला बिजनेस। ठीक है, एंड अगर अगर सिंगल पर्सन ओन करता है, सोल ओनर है, तो इट मे बी अ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ऑपरेशन, कि आपका बिजनेस कौन सी लोकेलिटी में अप्रोप्रिएटली ऑपरेट हो सकता है। ठीक है, वो भी आपका क्या है ओनरशिप को डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे नेशनल लेवल है कि इंटरनेशनल लेवल है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। सो इसके भी बेसिस पे क्या होता है, आपका ओनरशिप डिसाइड होता है। जैसे अमेजोन बहुत ही बड़ी कंपनी है, इट इज अ मल्टीनेशनल नेशनल कंपनीज ना, एमएनसी है। सो एमएनसी का क्या होता है, बिजनेस एरिया ऑपरेशन क्या होता है, अलग अलग कंट्री में होता है। जैसे देखो अमेजोन इंडिया एक अलग बन गया है। ठीक है, जैसे नेटफ्लिक्स इंडिया एक अलग है, नेटफ्लिक्स का एक एक अलग है किसी कंट्री के लिए, नेटफ्लिक्स यूएसए भी हो सकता है, नेटफ्लिक्स यूके भी हो सकता है, नेटफ्लिक्स रशिया भी हो सकता है। वैसे नेटफ्लिक्स इंडिया के लिए स्पेशली बनाया गया नेटफ्लिक्स इंडिया, वैसे अमेजोन इंडिया। ठीक है, ऐसे एरिया ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से आपका ओनरशिप भी वेरी करता है। डिग्री ऑफ कंट्रोल की इन केस ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल द बिजनेस विल रिक्वायर द सुटेबल फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ठीक है, अगर डायरेक्ट कंट्रोल करना है तो हमको कौन सा ओनरशिप चाहिए? प्राइवेट। डायरेक्ट कंट्रोल कैसा होगा? प्राइवेट के केस में होगा। ठीक है, अगर हमको इनडायरेक्टली कंट्रोल करना है मीन्स यहाँ पे डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होगा, तो देन इट विल बी अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, अगर एक ही पर्सन पूरा बिजनेस ओन करना चाहता है तो प्रोप्राइटरशिप हो सकता है। अगर 4-5 लोग मिलके होल्ड करना चाहते हैं उस बिजनेस को या फिर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इट मे बी अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फिर कोऑपरेटिव बिजनेस हो सकता है। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। सो ड्यूरेशन ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस इज लाइक कि कितने दिनों के लिए वो बिजनेस चल रहा है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन क्या है, क्या रीजन की वजह से वो बिजनेस सेटअप हुआ है। सो लेट अस से फॉर एन एग्जांपल, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो 5 to 10 ईयर्स में फिनिश हो जाते हैं, उनका कोई वर्थ नहीं होता है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता है जो 5-10 ईयर्स में खत्म हो जाता है। ठीक है, सो जैसे लेट से फॉर एन एग्जांपल किसी कंस्ट्रक्शन वर्क का टेंडर निकला हुआ है, तो क्या होगा, अगर कोई एक बड़ा डैम है या बड़ा आप व्हाट वी कैन से ब्रिज बना रहे हो, डैम बना रहे हो, ऐसी कोई चीजें बना रहे हो, तो 5 से 10 साल में खत्म हो गया, तो ठीक है, आप उसका जो ओनरशिप जो है फाइनली क्या होता है, गवर्नमेंट के हैंड्स में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, या फिर वो जो है पीपीपी मॉडल पे बनता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में, तो जो प्राइवेट कंपनी उसको बना रही होती है वो क्या करती है, थोड़े दिनों तक टोल टैक्स लेती है। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज को यूज करने के लिए जब उसका टोल टैक्स जो है कंप्लीट हो जाता है, सपोज कोई रोड बना है, जैसे कि हैव यू सीन द रायपुर बिलासपुर रोड, वहाँ पे टोल टैक्स लगा हुआ है, यहीं पे ही लगा हुआ है, आपके कॉलेज से थोड़ा सा ही आगे जाएंगे तो। हैव यू सीन क्यों लगा है टोल टैक्स? एनी आइडिया क्यों लगा हुआ है वहाँ पे टोल टैक्स? मैम किसी को भी नहीं अमाउंट है। रिकवर करने के लिए। हाँ, क्या है वो, क्या है आपका पीपीपी मॉडल पे बना गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बना गया, तो जिस प्राइवेट कंपनी ने उस रोड को बनाया है वो यहाँ पे क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। ठीक है, यहाँ पे टोल टैक्स नाका बनाएगा, एंड जितने भी जो कार हैं, ट्रक हैं, बसेस हैं, वो जा रही हैं, उनसे क्या लेगा, वो टोल टैक्स लेगा। तब तक लेगा जब तक जो है आपका रायपुर टू बिलासपुर या बिलासपुर टू रायपुर का जो टोटल इस रोड को बनाने का जो कॉस्ट है, वो जो है रिकवर नहीं हो जाता टोटल कॉस्ट, या फिर व्हाट वी कैन से इसमें गवर्नमेंट जो है सपोज कुछ फंड दे देता है, जैसे सपोज गवर्नमेंट ने क्या 30% जो है दे दिया है
ठीक है, उस टोटल रोड को कंस्ट्रक्ट करने के कॉस्ट का। तो जितना 70% कॉस्ट अगर उस प्राइवेट कंपनी ने लगाया, तो जब तक वो 70% कॉस्ट रिकवर नहीं कर लेता तब तक वो टोल टैक्स लेगा। जब उसका जो है 70% कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, देन क्या होगा, ये टोल टैक्स रिमूव हो जाएगा। नाउ दिस जो आपका जो रोड है वो फ्री हो जाएगा फॉर द मूवमेंट ऑफ ऑल द पीपल्स। ठीक है, सो ऐसा होता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जैसे कि गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स हैं कि कौन सा बिजनेस हमको कहाँ सेटअप करना है, किस टाइप के बिजनेस में कैसे प्रोप्राइटरशिप हो सकते हैं। जैसे अभी एक नया रूल आया है कि किसी भी कंपनी में कम से कम एक फीमेल डायरेक्टर होना ही चाहिए। ठीक है, ये एक कंडीशन है, कम से कम एक फीमेल डायरेक्टर होना ही चाहिए किसी कंपनी में। ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है रिलेटेड टू द बिजनेस एंड इट्स ओनरशिप, चेंज होते रहते हैं। उन सब चीज़ों को हमको कंप्लाई करना है, सेट करना, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमको ओनरशिप डिसाइड करना है। नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी, कि एज यू ऑल नो बिजनेस में क्या होता है, रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है। सो एंटरप्रेन्योर मस्ट बी रेडी टू बियर द रिस्क, एंड कब वो किस लेवल तक रिस्क ले सकता है, क्या वो मीडियम लेवल तक ले सकता है, हाई लेवल तक ले सकता है, या फिर वेरी लो लेवल तक ले सकता है, ये भी देखना जरूरी है। अगर सिंगल सिंगल पर्सन प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस है तो सिंगल पर्सन हैज टू हैंडल ऑल द 3 काइंड्स ऑफ रिस्क। अगर किसी भी टाइप का रिस्क आता है, अगर इट में बी मीडियम, हाई और लो, अगर क्या होगा, इफ इट इज अ योर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो सिंगल पर्सन क्या है, सारा जो है रिस्क सिंगल बियर नहीं करेगा, वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा टू ऑल द बोर्ड मेंबर्स या ऑल द ओनर्स। ठीक है, जितने भी ओनर्स हैं या फिर बोर्ड मेंबर्स हैं जिन्होंने जिनके पास इक्विटी, उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन द सेम केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जितने भी लोग उस कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले बिजनेस में हैं उनके बीच क्या हो जाएगा, जितने भी रिस्क हैं, ऑल्सो जो भी लाइबिलिटीज हैं जो पे करनी है चीजें, वो सब चीजें क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। सो दिस आर द वेज थ्रू विच आपका ओनरशिप सेलेक्ट होता है। These are the ways through which आपका locational factor will help in selection of business idea, and these are the ways through which help in selection of business idea for product. ठीक है, so this comes to an end of the topic, and the next topic we will start in next class.